वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत किया जाता है दोबारा से आपके अपने चैनल उद्यन एकेडमी पे। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दीपक पांचाल और आज हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 12th का जो चैप्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। 12th का इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और केमिस्ट्री की 12th केमिस्ट्री ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब जो हम आगे देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जाएंगे कि एक चैप्टर को किसी एक चैप्टर को स्टार्टिंग से लेंगे और स्टार्टिंग से लेकर बहुत डीपली जितना आपको अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पूछा जाता है वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो टुडे डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो आपको पढ़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप ये कह सकते हैं द मेथड ऑफ टीचिंग, आप या जिस तरीके से आपको ये केमिस्ट्री को होल्ड करना है, किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है, वो सभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और आपको मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, पहले हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्यों चैप्टर 2 पढ़ेंगे? क्योंकि इस चैप्टर 2 को पढ़ने से आपके 2-3 चैप्टर लगातार क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी कोशिश आपको यही रहेगी कि जितना हो सकता है उतना आपको डीपली और ब्रॉडली समझाया जाए, ताकि आपको इजी से इजी मेथड करके उस बात को समझाया जाए और आपको उसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देरी ना करते हुए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आता है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? सॉल्यूशन क्या होता है? किस तरीके से बनाया जाता है? सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। अब अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो आपको पता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाया जाता है तो हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। या इससे पहले आप एक वर्ड जानो, मिक्सचर। कभी आपसे पूछा गया कि मिक्सचर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि जब आप दो या दो से अधिक चीजों को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो या इररेगुलर रेशियो में मिक्स करते हैं तो उनसे बनने वाला जो रिजल्ट आएगा, या उनको मिलाने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम मिक्सचर बोलते हैं। समझ गए बात को? उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। अगर हम दो चीजों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद कोई कंपाउंड बनाते हैं, या कुछ हमारे पास जो रिजल्ट आता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो मिक्सचर कहलाता है। प्यारे बच्चों, मिक्सचर दो तरीके का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और एक हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि चीजों को इररेगुलर रेशियो में मिलाया जाता है। मतलब कि हम उसमें रेशियो कुछ भी रख सकते हैं। एक का रेशियो ज्यादा रख सकते हैं, दूसरे का रेशियो कम रख सकते हैं, तीसरे का रेशियो बढ़ा सकते हैं। जितने कंपोनेंट्स को हम मिला रहे हैं, जितनी चीजों को हम मिला रहे हैं, उनका रेशियो हम कम ज्यादा कर सकते हैं हेट्रोजीनियस में। लेकिन अगर बात करते हैं होमोजीनियस में, तो होमोजीनियस में जिन कंपोनेंट्स को हम मिला रहे हैं उन कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है। एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है। तो पर्टिकुलर रेशियो में मिलाने की वजह से जो बनने वाला रिजल्ट जो आता है, आप ये कह सकते हैं जो रिजल्ट आता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम नाम देते हैं सॉल्यूशन का। होमोजीनियस मिक्सचर को ही नाम देते हैं सॉल्यूशन का। तो यहां से एक बात ये क्लियर हो गई हमारे पास। एक बात क्लियर क्या हो गई कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें जिन कंपोनेंट्स को मिलाया जाएगा उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, एक पर्टिकुलर रेशियो होगा जिससे उनको उसमें मिलाया जा रहा है। आप यहां तक ये बात समझ रहे हैं? तो जब हमने वो रेशियो मिलाया, अब ये हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद अच्छा, एक बात और याद रखना कि मैंने जैसे इसमें बताया कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर हम क्या मिक्सर बनाते हैं, वैसे ही इसमें भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी विल
स्टडी ओनली अबाउट टू बाइनरी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस। तो हम सिर्फ अपने इस चैप्टर में 12th के इस सेशन के अंदर जो सॉल्यूशन वाला सेशन समझ रहे हैं, इस सेशन में सिर्फ हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। अब क्वेश्चन 1 में ये पुट अप होता है कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर हम ये समझे कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो आपका आंसर ये होगा ऐसे सॉल्यूशंस जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। अब दो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान के चलो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, पानी का और शुगर का हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, पानी और शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, तो दो कंपोनेंट हो गए, एक पानी हो गया, एक शुगर हो गया। मान के चलो मैंने मिल्क और वाटर मिला दिया, एक मिल्क हो गया, एक वाटर हो गया। मान के चलो मैंने वाटर और अल्कोहल मिला दिया, तो एक वाटर हो गया, एक अल्कोहल हो गया। मान के चलो हमने दो गैसेस मिला दी, हमने एक सॉलिड मिला दिया और एक लिक्विड मिला दिया, या हमने दो सॉलिड मिला दिए। तो हम सिर्फ ऐसे ही सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं बाइनरी में, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जो बातें मैं बता रहा हूं मैं बोर्ड पे लिखता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली नोट्स बना सके। और ये सारी बातें मैं बोर्ड पे लिखता रहूंगा। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा होता है, अ सॉल्यूशन या सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, इस तरीके से लिख लो, सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस which are made या which are formed by two components। ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है कि ये दो कंपोनेंट्स क्या होंगे। वन कंपोनेंट, जो एक कंपोनेंट है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं हम सॉल्यूट के नाम से। और जो अनदर कंपोनेंट होगा, जो दूसरा कंपोनेंट होगा, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा जी, उसको सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, जैसे मान के चलो ये मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इसके अंदर, ये मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इसके अंदर। जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट कहलाएगा ये सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट इसमें कहलाएगा सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्वेंट। तो आपसे कभी कभी ये आइडेंटिफाई करने को एमसीक्यू में आ सकता है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन में नहीं आता। कभी कभी आपसे एक अजीबोगरीब से एग्जांपल दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर या इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट और कौन सा सॉल्यूट है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से हम समझते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। पहले कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं, ध्यान से समझना एग्जाम्पल, क्योंकि आपको आंसर इसी में ही मिल जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी समझने में। जल्दी से एक बार इसको ध्यान से समझना। चलो मान के चलो, अभी मैंने आपसे कहा कि आप आई होप सो जानते होंगे, रुआवजा वगैरह जानते होंगे, शरबत वगैरह जानते होंगे। तो अगर मान के चलो शरबत वगैरह हमने बनाया, तो हम क्या काम करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में 2 चम्मच अपनी जितना जिसको मीठा चाहिए उतना ही हम उसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर हमने जैसे इसमें डाला, डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व करने के बाद क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, यहां समझने वाली बात ये है, मैंने कहा कि शुगर को वाटर में डाल दिया और वो हो गया डिजोल्व। तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि जिस चीज को दूसरे लिक्विड में डाला जाएगा या दूसरी चीज में डाला जाता है और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, जिस चीज को किसी अनदर कंपोनेंट में डाला जाए और डालने के बाद वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, तो उस चीज को या उस कंपोनेंट को जिसको हमने डिसॉल्व किया है, नोन एज सॉल्यूट। क्या बोला गया इसको? सॉल्यूट।
जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है, जिसमें हमने मिलाया है, जिसमें हमने मिक्स किया है, दैट्स नोन एज सॉल्वेंट। उसको किस नाम से जानेंगे? सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलो तो मैं अब लिख देता हूं सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। स्टैंडर्ड वर्ड से लिखेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे, ताकि ऐसा हो कि कुछ बुकिश लैंग्वेज होती है, उन बुकिश लैंग्वेज के बेस पर हम इसको देखेंगे, कुछ बुकिश लैंग्वेज के बेस पर देखेंगे। अगर बुकिश लैंग्वेज के बेस पर देखते हैं तो सॉल्वेंट को देख लेते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। पहली बात ये आ जाती है सॉल्वेंट की जो कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज present in large amount in the solution। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उस कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, ऑन अदर वर्ड्स। दूसरे वर्ड्स में कैसे बोलेंगे इसको? अब जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन बना, जब मैंने उन दोनों को मिलाया तो बनने वाले जो सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन बनके प्रिपेयर हुआ, वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो लिक्विड दिखाई दे रहा है। अब लिक्विड वो शुगर की वजह से हुआ है या फिर वाटर की वजह से हुआ है? तो आपका आंसर होगा जी वाटर की वजह से हुआ है। तो यहां हमने देखा कि जब सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है और सॉल्यूशन जिस मीडियम में होगा, लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम, या आप कह सकते हैं जिस स्टेट में होगा, उस स्टेट को बनाने में जो काम कर रहा है, उस स्टेट को बनाने में जो भी कंपोनेंट अपना भागीदारी दे रहा है, जो भी कंपोनेंट अपनी भागीदारी दे रहा है, उस कंपोनेंट को भी सॉल्वेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि द कंपोनेंट विच प्रोवाइड द मीडियम ऑफ सॉल्वेंट, the component which provides the medium to the solution, सॉल्यूशन को जो मीडियम प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो स्टेट में उसको कन्वर्ट करेगा, वो चीज आपकी कहलाती है क्या? वो कहलाती है सॉल्वेंट, आर नोन एज सॉल्वेंट। उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, आर कॉल्ड सॉल्वेंट। वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। बात आ जाती है सॉल्यूट की, अब सॉल्यूट की। अगर हम सॉल्यूट को समझे तो सॉल्यूट देखना क्या होता है। अब ये वाली बात, ये तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट था, कोई चीज स्मॉल अमाउंट में तो प्रेजेंट थी। जब हमने शुगर बनाया था, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनाने में क्या था कि हमने उसमें शुगर डाला। शुगर ज्यादा डाला था या वाटर ज्यादा डाला था? तो आपका आंसर होगा शुगर ज्यादा डाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुगर ज्यादा शुगर कम था जबकि पानी ज्यादा था। जो चीज कम में थी, कम अमाउंट में प्रेजेंट थी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो यही बात हो जाएगी, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, या आप कह सकते हो विच इज प्रेजेंट इन लार्ज स्मॉलर अमाउंट, या आप क्या कह सकते हैं? लेसर अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में बोल सकते हो। स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है इन द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसे सॉल्यूट के नाम से जानते। सेम डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पर लार्जर की जगह, जो मतलब ग्रेटर की जगह स्मॉलर आ जाएगा, या लेसर अमाउंट हो जाएगा, लेसर अमाउंट भी बोल सकते हैं। बस इतनी सी बात। ये वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ये वाली बात यहाँ से अप्लाई नहीं होगी, बस ये वाली बात याद रखेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। अगर इन दोनों के एग्जाम्पल देखें तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क और वाटर का, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा? वाटर एंड शुगर, वाटर और शुगर का मिक्सचर हो जाएगा, जिसमें दोनों के अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वो वाटर है,
और जो दोनों के अंदर सॉल्यूट है इंडिविजुअली, एक में सॉल्यूट है मिल्क और प्यारे बच्चों एक में सॉल्यूट है शुगर, एक में सॉल्यूट है शुगर। एक नोट करने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बोला जाता है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो ध्यान से समझना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट उन सॉल्वेंट को बोला गया है जिसमें ये मानकर चलते हैं कि अधिकतर चीजें, मैक्सिमम चीजों को डिसॉल्व किया जा सकता है जिनमें, उन्हें बोला गया है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उन्हें क्या बोला गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां लिखेंगे वाटर इज नोन एज, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मीनिंग मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मीनिंग है कि जिनमें अधिकतर चीजें, सारी अधिकतर चीजें मिक्स हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप सो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम समझते हैं आगे कुछ बातों को। अब अगर हम आगे बातों को समझें तो यहां पर बात ये आती है, जैसे मैंने अभी एक बात लिखी, मीडियम प्रोवाइड करता है सॉल्वेंट। तो अगर मीडियम प्रोवाइड करेगा तो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं जरा देखना। हम वैसे यूजुअली 3 मीडियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, और जी गैसियस मीडियम भी हो सकता है जी, बिल्कुल गैसियस मीडियम भी हो सकता है। तो अगर सॉलिड मीडियम होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, अगर लिक्विड मीडियम होगा तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत इजी सी बात है, सिंपल सी बात। और अगर गैसियस मीडियम होगा तो वो गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। डन यहां पर बात। तो अगर सॉलिड मीडियम बनाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा जी सॉल्वेंट होगा, सॉलिड। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन हमने बनाया तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट क्या होगा जी, आपका आंसर होगा लिक्विड। बहुत सिंपल सी बात है, पीछे भी डेफिनेशन देखिए, उसी से रिलेट करके बात ये है। और अगर गैसियस मीडियम होगा तो सॉल्वेंट क्या होगा जी, उसे सॉल्वेंट बोलेंगे हम गैस, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। ठीक है। देखो जैसे जैसे चैप्टर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे की बातें कनेक्ट होती चली जाएगी। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और जितने दिनों का एक्सपीरियंस, जितने सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए आपको मेरा ये वादा रहेगा, या आप ये समझ लीजिए कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको केमिस्ट्री को इजी से इजी वे में समझाया जाए, ताकि आपको ये जो फोबिया रहता है कि केमिस्ट्री टफ है, नहीं केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल भी समझ नहीं आती, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको इजी वे में समझाई जाएगी। चलो देखते हैं। अब हमारे सिलेबस में ना तो इसको हमें समझना है, ना बच्चा इसको समझना है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस के अंदर 12th के सॉल्यूशन के सिलेबस के अंदर हमें समझना है, स्टडी करनी है किसके बारे में, स्टडी अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस। किसके बारे में स्टडी करेंगे हम, सिर्फ हम करेंगे स्टडी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। डन है बात। और लिक्विड सॉल्यूशंस में भी कैसे सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे जी जैसे मैंने अभी बताया था बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस, क्या हो जाएंगे, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। वेरी गुड, आप सही समझ रहे हैं बातों को, बिल्कुल सही समझ में आ रही है आपको बातें, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसी तरीके से बने रहें और धीरे धीरे बातों को समझने की कोशिश करें। हमने ये बात समझ ली। चलो अब देख लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट तो हमने कर दिया बच्चा फिक्स कि सॉलिड ही सॉरी लिक्विड ही होगा, लेकिन ये बात तो हमने कही नहीं कि क्या सॉल्यूट जो होगा वो लिक्विड होगा। तो आप कहेंगे जी सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट आप कहेंगे जी लिक्विड भी हो सकता है, और फिर से एक बात आप कहेंगे सॉल्यूट जी गैस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो जरा। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहां पर इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, देखो लिक्विड में मिलाया जाएगा सॉलिड,
अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये और बात समझ लो। ये बच्चे कभी कभी कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हाउ टू रीड या हाउ टू स्टडी दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से स्टडी करें या इस तरीके स्टेटमेंट को किस तरीके से पढ़े ताकि हमें ये समझने में आसानी रहे। तो ध्यान समझना, जिस चीज को मिलाया जा रहा है उसे बोला जाएगा उसमें डिस्पर्ज करना, उसे बोलेंगे डिस्पर्ज करना, या हम उसे बोलेंगे मिक्स करना, उसे बोलेंगे डिस्पर्ज या बोलेंगे मिक्स। तो इसे क्या बोलेंगे कि सॉलिड डिस्पर्ज इन लिक्विड, या आप इस बात को इस तरीके से बोल सकते हो कि सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। यहां पर लिक्विड डिसॉल्व या डिस्पर्ज इन अनदर लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्ज इन अनदर लिक्विड मतलब कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिस्पर्ज किया गया। या आप इस बात को बच्चा इस तरीके से समझिए कि लिक्विड डिसॉल्व इन या मिक्स, यहां पर डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि लिक्विड हम ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला रहे हैं तो उसको हम ये मानकर चलते हैं उसमें वो मिक्स हो जाएगा। तो यहां हमने देखा कि अगर इस लिक्विड को मैं इस लिक्विड में मिलाता हूं तो इसे कहेंगे कि मिक्सिंग ऑफ या लिक्विड मिक्स इन अनदर लिक्विड। ठीक है, गैस डिसॉल्व इन अनदर गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि शुगर को करेंगे ना तो पहले सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा कि शुगर डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर एक क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं किसी भी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाना, तो इसमें हो सकता है अल्कोहल मिक्स, या क्या हो सकता है ये हो सकता है अल्कोहल मिक्स्ड इन वाटर, अल्कोहल को वाटर में मिलाया गया। यहां पर दूसरा क्या हो सकता है, गैस को, जैसे गैस का अगर हम देखें, आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक अगर हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि जैसे सोडा सोप भी पी जाती है, सोडा वाली जो लगी रहती है वो 5 रुपए की 10 रुपए की जो आती है, उसमें गैस डिजोल्व की जाती है। पानी भर के ऐसे शू शू करके मिलाया जाता है वो, तो उसमें क्या होता है कि गैस को डिजोल्व किया जाता है। इसमें कौन सी गैस होती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, इस वीडियो के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उसमें कौन सी गैस मिली होती है। तो यहाँ पर होगा कि गैस को डिजोल्व किया जाएगा लिक्विड में, तो ये हो जाएगा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो आप ये मुझे बात बताएं। डन है यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमने अभी तक 3 बात समझी है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने देखा मिक्सचर जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। फिर हमने देखा मिक्सचर के साथ साथ हमने देखा कि मिक्सचर में हमने उसके बाद देखा सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं। सॉल्यूशन के बाद देखा 2 कंपोनेंट से मिलने वाले को बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस के बाद हमने देखा कि जो मीडियम प्रोवाइड कराते हैं दोनों कंपोनेंट कौन से होंगे, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या काम करता है, सॉल्वेंट की क्या डेफिनेशन होती है, सॉल्यूट की क्या डेफिनेशन होती है, हैव स्टडीड। उसके बाद हमने देखा कि जब मीडियम प्रोवाइड कराते हैं तो मीडियम प्रोवाइड कराने में मीडियम कितने तरीके का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्लियर। चलो, उसके बाद ये सारी बातें देख ली। अब हमें अपने चैप्टर के में चलना है। जो चैप्टर में बताया गया था जनरल बातें थी, जब हमने देखा तो चैप्टर में पता चला कि सिर्फ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी की गई है, बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हमने उनके बारे में देखा। अब हम लिक्विड सॉल्यूशन में देख रहे हैं, जब सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा तो सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बेटा ये मैंने इनके एग्जांपल दिए कि इस तरीके से हो सकता है। अब हम देखते हैं, हमने लिक्विड सॉल्यूशंस बनाने देख लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस को देख लिया कि लिक्विड सॉल्यूशंस बन गए, लेकिन अब बात आती है कि लिक्विड सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आलू लेकर आया, लेकिन मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कितना लेकर आया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन। अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब हम क्या समझेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करें। तो हम लिखेंगे एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, आप ये देख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, पहले समझ लो।
पहले समझना जरूरी है। लिखवा तो मैं बाद में दूंगा, इसमें मैं बोल के भी आपके लिखवा सकता हूँ, बोर्ड पे भी लिखवा दूंगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई चीज एक बार दिमाग में सेट हो जाती है तो उसे फिर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिखी हुई बात तो किताबों में लिखी हुई है, पढ़ सकते हो, लेकिन समझना ज्यादा मायने रखता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। देखो, कंसंट्रेशन को बच्चा दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होती है क्वांटिटेटिवली और एक होती है क्वालिटेटिवली। देखो ध्यान समझना, क्वालिटी के बेस पर और क्वांटिटी के बेस पर। क्वालिटी के बेस पर जैसे हमने देखा, क्वालिटी के बेस पर, क्वालिटी का मतलब है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। और क्वांटिटी के बेस पर, उसके अमाउंट के बेस पर कि उसका अमाउंट कितना है और कितना नहीं है, ये क्वांटिटी कहती है। ठीक है, लेकिन जैसे 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 टाइम बीता और हमने कंसंट्रेशन को इन फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला कि कंसंट्रेशन को जब हम इन फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के बाद जो क्वांटिटी वाला पोर्शन है, जो क्वांटिटी वाला पोर्शन है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन नहीं आ पाए। तो इसी तरीके से हमने क्वालिटी वाले बेस को हटा दिया अपनी कंसंट्रेशन से, और हम जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली नाउ डेज, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, वो रिप्रेजेंट की जाती है क्वांटिटी के बेस पर। किसके बेस पर? क्वांटिटी के बेस पर, मतलब अमाउंट कितना प्रेजेंट है। अब अगर क्वांटिटी के बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां लिख देता हूं मैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो अगर क्वांटिटी के बेस पर रिप्रेजेंट करें तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ध्यान से। एक होता है मास परसेंट, एक होगा मास परसेंट, दूसरा होगा वॉल्यूम परसेंट, एक होगा मास परसेंट, दूसरा होगा वॉल्यूम परसेंट, थर्ड होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर फोर्थ होगा वॉल्यूम बाय मास परसेंट, फिफ्थ आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन, सिक्स आ जाता है आपका ppm, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। एक होता है सेवेंथ ppb, यानी कि बेटा पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। 8 हो जाएगी आपकी मोलैरिटी, 9 हो जाएगी आपकी मोलैलिटी, और 10 लास्ट में आपका आ जाएगा फॉर्मेलिटी। ठीक है, आपका लास्ट में आ जाएगा फॉर्मेलिटी। मैं आपको बता दूं, जितनी मैंने ये लिखी है इसमें से आधी ही आपको अपनी बुक्स वगैरह में मिलेगी, इतना ब्रॉडली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये जो मैंने कंसंट्रेशन आपको रिप्रेजेंटेशन लिखी है, ये कम से कम 4 से 5 बुक का कलेक्शन है, ये कम से कम 4 से 5 बुक का कलेक्शन है। सारी बातें को समरी करके, डिफरेंट बुक्स को समरी करके आपको ये सब चीजें मिल रही हैं जो आपके नोट्स में कैप्चर्ड होगी, जो सारे नोट में रिटर्न होगी। अब इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करना देखेंगे कि कैसे इनको इजी मेथड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते, और किसकी लिमिटेशंस क्या है, किस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन पर काम करेंगे बच्चा, ठीक है? क्लियर है बात? अगर बेटा किसी को यहाँ तक ये बात समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझे बताएं जरूर, ताकि ये बात आपको समझाई जा सके, आपके डाउट से क्लियर किए जा सके। धन्यवाद।